हेलो दोस्तों, नर्सिंग स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज हम एनक्लेक्स सीरीज़ का थर्ड यूनिट करेंगे मैटरनिटी नर्सिंग में, जिसका यूनिट का नाम है प्री नेटल पीरियड। ओबीसी की थर्ड यूनिट रहेगी प्री नेटल पीरियड। और एनक्लेक्स की सोंडर बुक का हम 5th एडिशन इसमें पढ़ रहे हैं, उसके कवर करेंगे रैशनल के साथ। चलिए तो एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके आंसर को देखते हैं क्या रहेगा। A nurse is provide instruction to a pregnant client who is scheduled for an amniocentesis। तो क्या हो रहा है भाई, amniocentesis किया जा रहा है, उसके लिए बात की जा रही है। The nurse tell that the client that, क्या बताएगा amniocentesis के लिए। तो amniocentesis के लिए क्या पॉइंट सही है वो ये पूछना चाह रहा है। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट इज रिक्वायर्ड आफ्टर द प्रोसीजर। स्ट्रिक्ट ये वर्ड यहाँ नेगेटिव है, ये नहीं होगा। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, गलत है, रॉन्ग वर्ड है, इसलिए रेड कर दिया इसको। एन इनफॉर्म कंसेंट इज नीडेड बिफोर द प्रोसीजर। भाई क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, एमिनोसेंटेसिस में निडल को इंसर्ट करके एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, तो इसलिए इनफॉर्म कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर 24 आवर आफ्टर द प्रोसीजर। नहीं भाई, इतना 24 घंटे तक नहीं रखना होता, तो ये आंसर भी गलत होगा। 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख सकते हैं। बाकी नॉर्मल ये तो एक प्रोसीजर, इसके बाद फ्री कर सकते हैं, छुट्टी कर सकते हैं मरीज की। 24 घंटे रखने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत है। 24 आवर रीडिंग गलत है, एक दिन नहीं रखेंगे। और चौथा ऑप्शन है ए फीवर इज एक्सपेक्टेड आफ्टर द प्रोसीजर। भाई नहीं, फीवर इज ए साइन ऑफ इन्फेक्शन। फीवर क्या है, इन्फेक्शन का साइन है। अगर फीवर मरीज को आ रहा है, इसका मतलब निडल इंसर्ट करने के बाद यहाँ से मरीज को इन्फेक्शन हो गया है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए फीवर एक्सपेक्टेड नहीं है। बल्कि फीवर अगर एमनियोसेंटेसिस के बाद हो रहा है तो एक ये क्वेश्चन मार्क है, आपको डॉक्टर को नोटिफाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन मरीज को है ट्रोमा के कारण, तो नॉर्मल नहीं है। तो उसने पूछा था इन चारों में से कौन सा नॉर्मल है, कि स्केड्यूल फिर कौन सी बात एमनियोसेंटेसिस के लिए सही है। तो सही है, उसका आंसर क्या आएगा, एन इनफॉर्म कंसेंट इज नीडेड साइन बिफोर द प्रोसीजर। क्यों, क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, और इन्वेजिव प्रोसीजर के अंदर आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा इन्फॉर्म कंसेंट लोगे। तो ये अल्ट्रासाउंड का फोटो है, एमिनोसेंटेसिस की फोटो है। अल्ट्रासोनोग्राफी की प्रेजेंस के अंदर ये निडल एस्पिरेट डाल के और एस्पिरेशन किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी एमिनोसेंटेसिस के अंदर। चलिए और क्या क्या बातें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी पड़ेगी। तो इन्फॉर्म कंसेंट साइन करना है, ठीक है। अगर ये जो आप प्रोसीजर कर रहे हो ये 20 वीक से पहले है तो फुल ब्लैडर करना पड़ेगा, मतलब पानी पी के करना पड़ेगा, 1-2 गिलास पानी। और अगर 20 वीक के बाद हो रहा है तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएगा। तो उसके लिए तो आपको एम्प्टी करना पड़ेगा 20 वीक के बाद, तो एम्प्टी ब्लैडर करके फिर, अदरवाइज पंचर होने के चांसेस में होते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रिपेयर क्लाइंट फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी, तो अल्ट्रासोनोग्राफी तो करनी पड़ेगी। एंड पोजिशनिंग द क्लाइंट, हाँ भाई क्वेश्चन अच्छा है, क्या पोजीशन दोगे एमिनोसेंटेसिस करने के दौरान। तो एमिनोसेंटेसिस पर करने के दौरान सुपाइन पोजीशन हम मरीज को देंगे, और प्रोसीजर के बाद हम लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन देंगे, एक करवट में लिटाएंगे मरीज को लेफ्ट साइड में। फिलहाल प्रोसीजर करते दौरान आप कौन सी पोजीशन मरीज को दोगे, तो उसका आंसर होगा सुपाइन पोजीशन, ठीक है। एमिनोसेंटेसिस क्यों क्यों किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालने के लिए, ठीक है। करीबन 13-14 वीक के आसपास किया जाता है, बुकों में थोड़ा ऊपर नीचे मिलता है इसकी रीडिंग, तो 13-14 के आसपास जो भी रीडिंग होगी वो सही मानी जाएगी, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के और उसमें चेक किया जाता है क्रोमोसोमल डिजीज तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम, अदर कोई भी सिंड्रोम्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर call a nurse at the healthcare clinic and report that she is notice a thin colorless vaginal drainage। पॉइंट ये नोट करना पड़ेगा भाई, हॉस्पिटल में आई और क्या देखने, मतलब कि प्रेग्नेंट क्लाइंट है और उसके अंदर थिन कलरलेस वेजाइनल ड्रेनेज देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो इनमें से नर्स क्या बात बोलेगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर थिन कलरलेस वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो कलरलेस थिन डिस्चार्ज हो रहा है, मे बी येलो कलर हो सकता है, तो ये जो है ये नॉर्मली क्या है, ये नॉर्मली लुकोरिया बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? लुकोरिया। ये है लुकोरिया। ठीक है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी देखने को, शुरू तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से होगा, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू के 3 महीने में आपको लुकोरिया देखने को मिलेगा, शुरू यहीं से होगा। ये एक थिन पतला कलरलेस और येलो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो पूरी प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो डिस्चार्ज दिख रहा है ये क्या है? कम टू द क्लिनिक इमीडिएटली। कॉल किया तो भाई क्या करना है? नहीं भाई, ये नहीं बोलना नर्स ने कि भाई एकदम से हॉस्पिटल में आओ। क्यों? क्योंकि ये कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है। तो आप, ये इमरजेंसी कंडीशन होती तो फिर आपका ये आंसर सही होता। रिपोर्ट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी तो नहीं है तो ये भी गलत रहेगा। द वेजाइनल डिस्चार्ज में बी बोदरसम बट इट इज़ नॉर्मल अकरेंस, भाई ये सही बात है। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। यूज टैम्पून इफ द डिस्चार्ज इज बोदरसम बट टू बी श्योर टू चेंज टैम्पून एवरी 2 आवर। हर 2 घंटे में टैम्पून्स को चेंज करना नहीं भाई, ये 6 से 8 घंटे में चेंज होते हैं, एक दिन में 2 या 3 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हर 2 घंटे में चेंज नहीं करना। ये पॉइंट यहाँ पे, ये बात यहाँ पे नेगेटिव लिखी हुई है, ये गलत है। ठीक है, तो क्या करना है? तो भाई एक नॉर्मल डिस्चार्ज है तो ये पॉइंट गलत होगा। इमरजेंसी, दोनों में इमरजेंसी पॉइंट ये भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा, राइट आंसर इज थर्ड। राइट आंसर क्या होगा? थर्ड। वेजाइनल डिस्चार्ज में भी बोदरसम, ये सारी लाइन समझ में आ जाती है, बोदरसम का मतलब समझ में नहीं आता ये क्या होता है। तो भाई बोदरसम का मतलब होता है बेचैन होना, परेशान होना, ठीक है, इरिटेट होना। तो वेजाइनल डिस्चार्ज में भी इरिटेट कर सकता है, लेकिन ये नॉर्मल अकरेंस है, नॉर्मल चीज़ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है, क्लिनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर होगा सी। ठीक है भाई। हाँ भाई, एक और पॉइंट आया था इसमें, यूज टैम्पून। तो क्वेश्चंस रहता है कि टैम्पून क्या होता है बच्चों का। तो भाई टैम्पून्स क्या है? टैम्पून मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए टैम्पून ऐसे स्ट्रक्चर्स को लगाया जाता है, वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, ये फोटो दिख रही है आपको, और उसमें लगा के छोड़ दिया जाता है। ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को एब्जॉर्व करता है, जैसे पैड होते हैं, ये पैड की तरह ही काम करता है। ये छोटा लेकिन इस तरीके का पाउच होता है, सिलेंड्रिकल शेप का, इसको टैम्पून बोलते हैं। ठीक है, इसका एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो बाहर निकला होता है ताकि इजीली आप उसे रिमूव कर सकें। तो ये है टैम्पून, उसी की बात हो रही है। टैम्पून यूज़ करना है डिस्चार्ज अगर तुम्हें परेशान कर रहा हो, बेचैन कर रहा हो, बट श्योर टू बी चेंज टैम्पून एवरी 2 आवर, नहीं भाई, एवरी 6 to 8 आवर आप इसको चेंज करोगे। तो राइट आंसर रहेगा इसका थर्ड। थर्ड इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है, ए नर्स हैज़ परफॉर्म ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है भाई, नॉन स्ट्रेस टेस्ट कर रही है। पहला पॉइंट, करना क्या है, किसके बारे में पूछ रहा है? तो भाई क्वेश्चन इस नॉन स्ट्रेस टेस्ट पे है। ठीक है, अब नॉन स्ट्रेस टेस्ट पे क्या पूछना चाह रहा है, गलत क्या है उसके बारे में, सही क्या है वो आगे बढ़ोगे। ऑन ए प्रेग्नेंट क्लाइंट एंड रिव्यूइंग द फीटल मॉनिटरिंग स्ट्रिप, भाई फीटल मॉनिटरिंग स्ट्रिप जिसपे हार्ट रेट वगैरह चल रही है उसको देखा जा रहा है। एंड द नर्स इंटरप्रेटेड दैट टेस्ट इज रिएक्टिव। मिल गया भाई, क्या मिल गया? टेस्ट इज रिएक्टिव। तो दैट अंडरस्टैंड दैट दिस इंडिकेट, तो ये क्या इंडिकेट करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट, भाई प्रेगनेंसी के अंदर टेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसको नॉन स्ट्रेस टेस्ट, अभी पूरा पढ़ेंगे उसके बारे में। उसकी अलग अलग रीडिंग होती है, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, उसके आधार पे पूछना चाह रहा है कि ये जो रीडिंग है, रिएक्टिव रीडिंग है, ये क्या है? एक नॉर्मल फाइंडिंग है, एबनॉर्मल फाइंडिंग है, नीड फॉर फर्दर इवेलुएशन, थोड़ा इवेलुएशन की जरूरत है, दैट इज फाइंडिंग ऑन ए मॉनिटर वर डिफिकल्ट टू इंटरप्रिटेट। भाई रिएक्टिव का मतलब समझ नहीं पा रहे, इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे, रिजल्ट नहीं बता पा रहे कि ये क्या है। तो भाई इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा? इन चारों का ऑप्शन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट है क्या, और ये नेगेटिव, पॉजिटिव, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, इसकी अलग अलग रीडिंग होती है, वो हम पढ़ें। चलिए, मैंने पूरा एक टेबल बना रखा है इजीली समझने के लिए, बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट नोट पॉइंट है, मेन पॉइंट है जो हमारे काम आएंगे। नॉन स्ट्रेस टेस्ट की बात हो रही है, ऐसा टेस्ट जिसमें बिना किसी स्ट्रेस के आप कुछ चेक चीज करोगे बच्चे के अंदर। मतलब सर, मतलब स्ट्रेस मतलब
एक स्ट्रेस टेस्ट होता है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं यूट्रस के, कुछ दवाई दे के हम कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, फिर उस टेस्ट की जांच करेंगे, उसमें क्या चीज़ करेंगे वो अलग है। फिलहाल नॉन स्ट्रेस टेस्ट में हम ये चेक करते हैं बच्चे की दिल की धड़कन, हार्ट रेट चेक करते हैं हम बच्चे की ड्यूरिंग फीटल एक्टिविटी। फीटल एक्टिविटी, फीटल जब किक करता है, मूवमेंट करता है, उस दौरान फीटल हार्ट रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम चेक करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर। ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या रिजल्ट होना चाहिए, जब भी बच्चा मूव करता है उसकी फीटल हार्ट रेट बढ़ती है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है। जब भी बच्चा मूवमेंट करेगा तो उसकी फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होती है, और फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होने को एक टर्म में बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। अब बच्चा जब भी मूव करेगा उसकी फीटल हार्ट रेट क्या होगी? इंक्रीज होगी, या मतलब मैं बोल दूं जब भी फीटल मूव करेगा तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। तो ये टेस्ट नॉन स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल टेस्ट कब है? नॉन नॉर्मल टेस्ट तब है जब फीटल मूव करे और उसकी फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होए। बच्चा जब मूव कर रहा है और उसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो ये टेस्ट क्या रहेगा? नॉर्मल। और अगर बच्चा मूव कर रहा है और उसकी हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो रही, जितनी थी पहले उतनी ही है, तो वो टेस्ट क्या है? एबनॉर्मल टेस्ट। ठीक है, ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा, सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूँ इसका। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल टेस्ट। देखो इस टेस्ट में हुआ क्या था, फीटल जब मूव हो रहा था तो हार्ट रेट बढ़ रही थी, फीटल की मूवमेंट के साथ फीटल हार्ट रेट पे रिएक्शन हो रही थी, कम या ज़्यादा हो रही, रिएक्ट कर रहा है ना, फीटल की मूवमेंट के साथ फीटल हार्ट रेट रिएक्टिव है, काम कर रहा है, बढ़ रही है। जैसे बच्चा मूव कर रहा है वैसे हार्ट रेट बढ़ रही है। अगर हार्ट रेट बढ़ रही है तो इसको आप बोलोगे रिएक्टिव टेस्ट। रिएक्ट कर रहा है, फीटल हार्ट रेट रिएक्ट कर रही है, दैट इज रिएक्टिव। और फीटल हार्ट रेट मतलब बच्चे की मूवमेंट के दौरान फीटल हार्ट रेट अगर इंक्रीज नहीं हो रही, रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ये होगा नॉन रिएक्टिव एबनॉर्मल टेस्ट। एबनॉर्मल टेस्ट को ही नॉन रिएक्टिव टेस्ट बोलेंगे। अब इसकी जो रीडिंग है, नॉर्मल नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है नॉर्मल टेस्ट, इसको नेगेटिव टेस्ट बोलते हैं, और एबनॉर्मल टेस्ट को पॉजिटिव टेस्ट बोलते हैं। देखो इसको समझने के लिए एक छोटा सा लॉजिक या कुछ भी चीज़ ऐसे समझो कि मान लो आपके शरीर में किसी डिजीज़ का बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे? उस बैक्टीरिया के लिए आपकी बॉडी पॉजिटिव है, बैक्टीरिया पॉजिटिव है, और बैक्टीरिया पॉजिटिव है तो वो कंडीशन क्या है? एबनॉर्मल। तो जब ये पॉजिटिव टेस्ट होगा, बैक्टीरिया पॉजिटिव है तो वो टेस्ट एबनॉर्मल, अगर बैक्टीरिया नेगेटिव है तो वो टेस्ट क्या होगा? नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं है। तो नॉर्मल टेस्ट रिएक्टिव होता है, नेगेटिव होता है, एबनॉर्मल टेस्ट नॉन रिएक्टिव होता है और पॉजिटिव होता है। अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो हम चलते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन ने पूछा है नॉन स्ट्रेस टेस्ट की रीडिंग क्या आ रही है? रिएक्टिव रीडिंग आ रही है। रिएक्टिव रीडिंग क्या है? नॉन स्ट्रेस की रिएक्टिंग रीडिंग का मतलब क्या है? वो टेस्ट क्या है? नॉर्मल टेस्ट है और नेगेटिव टेस्ट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? नॉर्मल टेस्ट है। आंसर जाएगा फर्स्ट। ये क्या है? एक नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है भाई, इतनी सी बात है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि क्या होगा टेस्ट का। आंसर इज 1। नेक्स्ट, ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज परफॉर्म ऑन ए क्लाइंट हु इज प्रेग्नेंट। ठीक है भाई, नॉन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किया क्लाइंट में हु इज प्रेग्नेंट थी जो, एंड द रिजल्ट टेस्ट इंडिकेट नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? देखो अभी अभी हमने पढ़ा, नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है? नॉन रिएक्टिव का मतलब है एबनॉर्मल टेस्ट। नॉन रिएक्टिव का टेस्ट का मतलब क्या है? एबनॉर्मल टेस्ट। तो टेस्ट इज एबनॉर्मल। ठीक है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया और क्या कंडीशन आ रही है? एबनॉर्मल आ रहा है टेस्ट को। ठीक है, देन फिजिशियन प्रिस्क्राइब ए कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट। जो दूसरा टेस्ट है, एक तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, इसी के साथ एक और पढ़ना होता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट या ओनली स्ट्रेस टेस्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब देन द रिजल्ट आर डॉक्यूमेंटेड एज नेगेटिव। रिजल्ट क्या मिला आपको? नेगेटिव। ये रिजल्ट है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट का। क्वेश्चन को पढ़ने की टेक्निक पता होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और उनको लगता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट के लिए पूछा गया। नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या है? नेगेटिव है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव है, अब बताओ ये चीज़ क्या इंडिकेट करेगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके लिए सेम ही लॉजिक है वैसे तो, लेकिन एक बार पूरा पढ़ते हैं हम। नॉन स्ट्रेस टेस्ट पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो भाई चलो, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन के दौरान
बच्चे की हार्ट रेट नॉर्मल है या कम हो रही है, उस चीज़ को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसमें हम आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे निप्पल स्टिमुलेशन से या ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन चलाने से। ये दोनों ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। चलो ठीक है। अब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बच्चे की हार्ट रेट पे नॉर्मली कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बच्चे की हार्ट रेट कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चे की हार्ट रेट कम हो जाती है तो वो टेस्ट क्या है, वो चीज़ क्या है, एबनॉर्मल। बस इसी बात का ध्यान रखना है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बच्चे की फीटल हार्ट रेट कम नहीं होनी चाहिए। फीटल हार्ट रेट कम होने को बोलते हैं डी एक्सेलेरेशन, और बढ़ने को बोलते थे एक्सेलेरेशन, जो ऊपर पड़ा। फिलहाल ये कंडीशन आएगी कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन डी एक्सेलेरेशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, तो वो टेस्ट है नॉर्मल, अदरवाइज टेस्ट इज एबनॉर्मल। इतना। चलो इसकी भी रीडिंग देख लेते हैं। इस टेस्ट को आप नॉर्मल कब बोलोगे? तब बोलोगे जब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बच्चे की हार्ट रेट कम नहीं होगी, मतलब डी एक्सेलेरेशन प्रेजेंट नहीं होगा। और एबनॉर्मल कब बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट को? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फीटल हार्ट रेट डिक्रीज। ये ज़्यादातर तब किया जाता है जब बच्चे की कंडीशन सही नहीं होती और लगता है कि जब एक्चुअल यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा डिलीवरी के लिए तो उस दौरान बच्चे की हार्ट रेट कम होगी। उस कंडीशन को पहले ही डेमो टेस्ट करने के लिए आप ये टेस्ट करोगे। और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जब आप फीटल हार्ट रेट चेक करोगे, अगर वो कम हो रही है तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, गलत है वो। फीटल हार्ट रेट कम होने के लिए एक टर्म यूज़ करता है डी एक्सेलेरेशन, तो ये भी पता होना चाहिए। तो एबनॉर्मल जो टेस्ट है वो होगा जिसमें फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, डी एक्सेलेरेशन प्रेजेंट है या डी एक्सेलेरेशन अपसेंट। दूसरी बात, नॉर्मल टेस्ट में देखो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान फीटल हार्ट रेट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, मतलब रिएक्ट किया? नहीं किया, तो ये टेस्ट क्या है? नॉन रिएक्टिव। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फीटल हार्ट रेट पे रिएक्ट किया? किया। क्या किया? कम किया। तो कम किया तो रिएक्ट किया, दैट इज रिएक्टिव टेस्ट। तो एबनॉर्मल टेस्ट रिएक्टिव होता है, नॉर्मल टेस्ट नॉन रिएक्टिव होता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव का सेम ही लॉजिक है दोनों में। जैसे बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो चीज़ नॉर्मल है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है पॉजिटिव है तो वो चीज़ एबनॉर्मल है। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा भाई। वो चीज़ तो सिर्फ बता दी, ऊपर की बातें बताई है, वो मेन नहीं। द फिजिशियन प्रिस्क्राइब ए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट एंड द रिजल्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव रिजल्ट आया है भाई, आपने क्या किया है? टेस्ट करवाया, उसमें नेगेटिव रिजल्ट आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है देख लेते हैं भाई। टेस्ट क्या है? नेगेटिव है। ये क्या चीज़ है? ये नॉर्मल है और नॉन रिएक्टिव है। तो क्या पूछा हमसे? तो हमसे तो यही पूछा, ये टेस्ट क्या है? नॉर्मल है। तो टेस्ट का रिजल्ट क्या होगा? नॉर्मल। दोनों टेस्ट को ध्यान से पढ़ना। वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक बार दोबारा पढ़ो। मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप मैसेज करके पीडीएफ ले लेना, तो पीडीएफ में भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। क्वेश्चन बड़ा है, कन्फ्यूजन क्रिएट ये होता है कि बड़ा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें, जब आधा पढ़ते हैं तो आगे का भूल जाते हैं, पीछे क्या लिखा तो कन्फ्यूजन होगा। लेकिन आपको सिर्फ इसमें कुछ पॉइंट ढूंढने हैं जो हमारे काम के होंगे। चलो ढूंढते हैं। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट टेल ए नर्स दैट शी हैज़ बीन क्रेविंग अनयूजुअल फूड। क्रेविंग होता है बहुत ज़्यादा, आपको लालसा हो रही है कुछ अनयूजुअल फूड खाने की, बहुत ज़्यादा आपका मन कर रहा है। ठीक है। एंड द नर्स गैदर एडिशनल असेसमेंट डेटा फ्रॉम द क्लाइंट एंड डिस्कवर दैट द क्लाइंट हैज़ बीन इंजेस्टिंग डेली अमाउंट ऑफ वाइट क्ले डर्ट फ्रॉम हर बैकयार्ड। क्या कह रहा है कि पता चला है कि प्रेग्नेंट जो क्लाइंट है वो अपने घर के पीछे बैकयार्ड जो एरिया है, घर के पीछे जो खाली जगह है, उसमें वाइट क्ले, वाइट जो मिट्टी होती है उसको खा रही है। चौक बोल सकते हो आप, डस्ट बोल सकते हो, तो उसको वाइट जो क्ले होती है, सफ़ेद मिट्टी है, उसको खा रही है। ठीक है। अनयूजुअल फूड ही है उसको खाना। ठीक है। लेबोरेटरी स्टडी परफॉर्म ऑन ए क्लाइंट। लेबोरेटरी स्टडी कराई भाई, टेस्ट कराया। एंड नर्स रिव्यू द रिजल्ट एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट ए फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्लाइंट प्रैक्टिस। इनमें से कौन सी, ये कहना चाह रहा है कि अनयूजुअल फूड खा रहा है, वाइट क्ले खा रहा है, तो लेबोरेटरी टेस्ट में क्या रिजल्ट आएगा, फिजियोलॉजिकली नॉर्मली क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हीमोक्रेट लेवल 38, ग्लूकोज 86,
हीमोग्लोबिन 9.1 और वाइट ब्लड सेल 12,400 12,200 12,400 ही बोल लो इसको, ठीक है, 12,400, ठीक है। चलो बात क्या थी, बात है अनयूजुअल फूड प्रेगनेंसी में खाना। ये क्या है, एक ये प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं पीका, PICA, पीका, अनयूजुअल फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या जनरली भी कोई खाती है फीमेल तो उसको पीका बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी अदर कुछ खा सकती है, अदर में साइकेट्रिक प्रॉब्लम एक टाइप की, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, कोई ब्लड खा रहा है, अलग अलग के लिए अलग अलग टर्म है। फिलहाल पीका जो अनयूजुअल चीज़ों के लिए है, जैसे चौक वगैरह, मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह वो खाती हैं, उसके लिए। चलिए, तो पीका खाने पीका में क्या क्रेविंग होती है। पीका बेसिकली तब होता है फीमेल्स के अंदर जब उनमें आयरन की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होएगा, अगर आयरन की कमी होगी तो उसके कारण ब्लड नहीं बनेगा, और ब्लड नहीं बनेगा तो बेसिकली किस पे फ़र्क पड़ता है, हीमोग्लोबिन पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो पीका की कंडीशन के अंदर आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन, क्योंकि आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है, आयरन का रोल है हीमोग्लोबिन को बनाने में। अगर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उससे एनीमिया होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया बोलते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का केस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, आप इस क्वेश्चन को एक टेक्निक से और कर सकते हो, आपको बस पता होना चाहिए अनयूजुअल फूड खा रहे हैं, ठीक है। इन चारों रिजल्ट को देखो, हीमोक्रेट लेवल, परसेंटेज ऑफ ब्लड, परसेंटेज ऑफ RBC इन ब्लड, ठीक है। तो वो नॉर्मल वैल्यू 37 से 47 के आसपास होती है, नॉर्मल वैल्यू 37 से 47 होती है परसेंट में। ये RBC की परसेंट है भाई, RBC परसेंटेज इन ब्लड, ठीक है। नॉर्मली ये फीमेल के लिए, हम फीमेल की बात करेंगे, मेल के अंदर होती है 42 से 52% इन मेल। पीछे वाली मेल की बड़ी रीडिंग मेल की है, छोटी रीडिंग फीमेल की है, कम वाली 3। देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, 7 पीछे, इसमें 2 पीछे है, 3 से नेक्स्ट आएगा 4, और 4 से नेक्स्ट आएगा 5, तो ये वाला 42 से 52 बनेगा, 37 से 47 बनेगा। परसेंटेज ऑफ RBC इन ब्लड, इसको बोलते हैं हीमोक्रेट। तो फीमेल के अंदर नॉर्मली 38 तो नॉर्मल ही वैल्यू है, तो ये तो चीज़ नॉर्मल ही मिलेगी, ठीक है। ग्लूकोज लेवल 86, तो ग्लूकोज नॉर्मली 70 to 126 के आसपास मिलता है, RBC ग्लूकोज, रैंडम ब्लड शुगर जो है, तो वो भी एक नॉर्मल कंडीशन, 86 नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं। हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है, हीमोग्लोबिन नॉर्मली 12 से 18 तक मिलता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन, कभी रीडिंग चेंज मिलेगी आपको थोड़ी बहुत, कोई बोलेगा 14 से 18 होता है, 14 से 16 होता है, ऐसे बोलेंगे रीडिंग। तो 12 से 18 तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये रीडिंग 10 से भी कम है, अगर हीमोग्लोबिन 10 से भी कम है वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, तो ये एबनॉर्मल है। बाकी अभी तक दोनों, वाइट ब्लड सेल भी प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ी हुई देखने को मिलती है, वैसे तो 11,000 तक होती है नॉर्मल, 4,000 से 11,000, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती है डिफेंस मैकेनिज्म के चक्कर में। अब ये बढ़ी हुई ये नॉर्मल ही है, तो आप वैसे भी देख के इनकी रीडिंग्स के आधार पे भी अगर आपको पता हो तब भी आप निकाल सकते हो कि इन चारों में से क्या चीज़ नॉर्मल नहीं है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे एबनॉर्मल है, आंसर ये ऐसे भी आप निकाल सकते हो एलिमिनेशन मेथड से, और आंसर आप अदर टेक्निक से भी निकाल सकते हो। पीका वाली बात भी याद रख के, मेन तो पॉइंट कंसेप्चुअल तो पीका वाली बात ही रहेगी कि पीका एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पर्सन को अनयूजुअल फूड, जो नॉर्मली वो नहीं खाना चाहिए वो फूड खा रहा है, तो उसको पीका की प्रॉब्लम हो रही है, उसको बोलते हैं पीका। और अगर पीका में बेसिकली आयरन की कमी के कारण होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, इसमें आयरन हीमोग्लोबिन का रोल है, तो हीमोग्लोबिन यहाँ कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क ए नर्स अबाउट द टाइप ऑफ एक्सरसाइज दैट इज अलाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सी एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में ज़रूरत है। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट द सेफेस्ट एक्सरसाइज टू एंगेज इन इज फॉलोइंग। ठीक है भाई, इनमें सब में से, इन चारों में से सबसे सेफ एक्सरसाइज कौन सी है प्रेगनेंसी के अंदर। तो भाई सबसे सेफ के अंदर स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग, लो इम्पैक्ट जिम्नास्टिक
और बाईसाइकिलिंग विद लेग इन द एयर। तो भाई इनके मतलब क्या क्या होते हैं, तो फोटो के साथ समझेंगे हम क्या क्या होते हैं। तो भाई स्कूबा डाइविंग, तो ये वाली एक्सरसाइज ये है, ये टेक्निक स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। ये स्विमिंग हो गया। लो जिम्नास्टिक, लो इम्पैक्ट जिम्नास्टिक का मतलब होता है वो एक्सरसाइज जो लो इम्पैक्ट करती है आपके जॉइंट के ऊपर, प्रेशर कम करती है, जैसे नॉर्मल वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, साइकिलिंग और कार्डियो एक्सरसाइज जो होती है, जैसे ये हो रही है कार्डियो एक्सरसाइज। ठीक है, इस कंडीशन में उसको बोलते हैं तो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। और लास्ट है वो साइकिलिंग वाला, बाई साइकिलिंग बाय द लेग्स इन द एयर, ऐसे करेंगे। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चन इन चारों में से कौन सी सेफेस्ट है। तो देखो ये तो नहीं करोगे, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज भी नहीं करते ऐसी कुछ, ठीक है, ये भी नहीं करनी होती है स्विमिंग। तो स्विमिंग इज ए सेफेस्ट एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फॉरेन कंट्री, एनक्लेक्स जो है फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, वहाँ के लिए एग्ज़ाम है। और फॉरेन कंट्री में आपने देखा होगा वार्म वाटर में भी भाई डिलीवरी होती है। तो भाई ये एक नॉर्मल है, वो एक नॉर्मल स्विमिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका स्विमिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिजिशियन इज प्रिस्क्राइब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा रहे हैं फॉर द क्लाइंट इन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड द क्लाइंट आस्क नर्स अबाउट द प्रोसीजर एंड द नर्स टेल दैट द क्लाइंट। हाँ भाई, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के बारे में इन चारों में से कौन सी बात सही है, ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा प्यार से पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और पढ़ो और निकालो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चंस को पढ़ना आ गया तो फिर आप आंसर को सही टिक कर सकते हो, आप ज़्यादा चांस रहेगा। और अगर आपने क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर आंसर को टिक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है, तो नर्स इनमें से क्या बात बोलेगी जो इसके लिए सही होगा। द प्रोसीजर टेक अबाउट 2 आवर, गलत भाई, इतना टाइम नहीं लगता प्रोसीजर के अंदर, 10-20 मिनट का काम है, गलत पॉइंट है, नेगेटिव, ये नहीं। इट विल बी नेसेसरी टू ड्रिंक 1 to 2 क्वार्ट्स ऑफ वाटर बिफोर द एग्जामिनेशन, तो 1 से 2 गिलास के आसपास पानी पीना है। नहीं भाई, ये भी जरूरी नहीं होता वेजाइनल के अंदर, ट्रांस वेजाइनल में जरूरत नहीं होती। अल्ट्रासोनोग्राफी 2 टाइप की है, ट्रांस वेजाइनल वेजाइना के द्वारा जो करते हैं और ट्रांस एब्डोमिनल एब्डोमेन के ऊपर जो करते हैं। एब्डोमेन के जो ऊपर करते हैं वो ऐसे होता है जैसे आप जानते हो जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी को, और वेजाइनल में वेजाइना के अंदर प्रोब इंसर्ट करके फिर जांच करते हो उसको बोलते हैं। ये जो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी उसकी बात हो रही है। तो भाई इसमें आपको पानी पीने की जरूरत नहीं है। अगर एब्डोमिनल हो तो फिर ब्लैडर में, ब्लैडर को देखने के लिए अच्छी तरीके से एब्डोमेन को पूरा पूरा ऊपर तक आने के लिए इजीली विजिबल करने के लिए आप कर सकते हो, यहाँ पे ये जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड, जेल इज स्प्रेड ओवर द एब्डोमेन, तो गलत है भाई, एब्डोमेन पे स्प्रेड करना तो कौन सी अल्ट्रासोनोग्राफी है, ये है ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। एंड द प्रोब दैट विल इंसर्टेड इनटू द वेजाइना विल बी कवर विद a डिस्पोजेबल कवर एंड कोटेड विद a जेल। हाँ भाई, ये प्रोब को इंसर्ट करते हैं वेजाइना के अंदर तब आप जांच करते हो, उसको बोलते हैं ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है डी। वैसे भी आप आंसर को टिक कर सकते हो, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, समझ के भी आंसर पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि ये आंसर तो नहीं, तो भाई नहीं, पानी नहीं पीना होता है इस प्रोसीजर के अंदर। तो भाई क्या है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, क्या है, ये क्लियर विजिबिलिटी करती है यूट्रस की, गेस्टेशन सैक की, एम्ब्रियो की, पेल्विक स्ट्रक्चर्स की, ओवरी की, फ्लोपियन ट्यूब की, और लिथोटमी पोजीशन इसमें देनी होती है। ये याद रखना कौन सी पोजीशन देंगे, लिथोटमी पोजीशन देंगे। ट्रांस वेजाइनल प्रोब आप इसमें यूज़ करोगे। ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। चलिए हो गया। एंड वो डिस्पोजेबल कवर सीट लगाई, जेल जो है वो लगाना पड़ेगा ताकि इजीली इंसर्ट कर सके, फीमेल को कंफर्ट फील होगा। ठीक है, और प्रोसीजर को 10 से 15 मिनट लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 घंटे नहीं लगते। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, राइट आंसर तो मैं बता चुका हूँ आपको, 4th रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए क्लाइंट नर्स इज इंस्ट्रक्टेड ए प्रेग्नेंट क्लाइंट, ए क्लिनिक नर्स सॉरी
हैज़ इंस्ट्रक्टेड ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इन मेजर टू प्रिवेंट वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन के बारे में बताया जा रहा है प्रेग्नेंट लेडी को कि उसको कैसे बचाया जाए, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट ए नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। देखिए ये लाइन तब भी लिखी होगी, इस लाइन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसका मतलब है इन चारों में से कौन सी बात गलत लिखी हुई। नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन मतलब पेशेंट इन चारों में से कौन सी बात बोले जिसका नर्स दोबारा से उसको करेक्ट करके बताएगी कि गलत बात कौन सी। तो भाई क्या होता है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन पेन प्रेगनेंसी के दौरान आपको देखने को मिलती है, वेन का फैलना होता है, उसको बोलते हैं। यूजुअली सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है, जब प्रेशर पड़ता है लेग्स के ऊपर, उसमें लेग्स जो वेन की जो वॉल है वो वीक हो जाती है और उनके बाद उनके वाल वगैरह ख़राब हो जाते हैं, उनका कंजेशन आ जाता है, डायलेट हो जाती है। ठीक है, आपको उसके लिए सपोर्टिंग स्टॉकिंग जो आती हैं, स्पोर्ट होस, वो पहननी होती है। लेग को एलिवेट करना होता है जब आप बैठोगे, ताकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर आगे चलती रहे, क्योंकि ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो रही है। अगर आप पाँव को सीधा रखोगे तो आराम से ब्लड सप्लाई जाएगी। लाई विद द फीट एंड हिप एलिवेटेड, हिप को एलिवेट करके लेटना है आपको। नेक्स्ट, अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैंडिंग, लंबे टाइम तक खड़े नहीं होना, बैठना नहीं, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाएगी, रुकावट का काम करेगी। मूविंग अबाउट वाइल स्टैंडिंग टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, जब भी आप खड़े हो तो मूव करो, मूव करोगे तो सर्कुलेशन चालू होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। अवॉइड लेग क्रॉसिंग, लेग क्रॉस करोगे तो लेग क्रॉस करोगे तो वो ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करेगा वेन की, तो फिर प्रॉब्लम होगी। और अवॉइड कॉन्स्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स, कॉन्स्ट्रिक्टेड कपड़े नहीं पहनने, चिपके हुए कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं पहनने। नी हाई स्टॉकिंग जो होती है, जो नी के हाई तक, नी लेवल तक स्टॉकिंग जो होती है, अब मान लो लेग में यहाँ होते हैं, नीचे की साइड यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ वेरिकोज वेन है और यहाँ तक के आपने नी हाई पहने हुए हैं, तो इससे ये ब्लॉकेज का काम करेगा, इसलिए आपको अवॉइड करना होता है नी हाई स्टॉकिंग। ठीक है, अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। कौन सी बात इनमें से गलत है जिसके लिए बताया जाएगा। वेरिकोज वेन की बात चल रही है। आई स्पोर्ट वियर पेंटी होस, सपोर्ट होस, वियर सपोर्ट होस, तो ये दोनों चीज़ आप पहन सकते हो, अलाउ होता है। बेसिकली स्किनी कपड़े होते हैं जो ये वाले होते हैं। आई शुड वियर फ्लैट नॉन स्लिप शूज़, हाँ भाई नॉन स्लिप शूज़ पहनने, दैट हैव गुड सपोर्ट, जिनका गुड सपोर्ट हो, ये भी कर सकते हो। आई शुड वियर नी हाई होस, अभी अभी हमने डिस्कस किया, नी हाई होस आपको नहीं पहनने, क्योंकि वो ब्लॉकेज करता है, आगे की सर्कुलेशन में जाने नहीं देता। और नॉट लीव दैन द लॉन्गर 8 आवर, नहीं भाई, तो यही आंसर होगा, नी हाई होस आपको नहीं पहनने, ये गलत है। क्वेश्चन में ढूंढना गलत कौन सा, सही नहीं ढूंढना, गलत ढूंढना, तो नी हाई होस वियर नहीं करने, जैसा कि हमने यहाँ से भी कंसेप्ट से पढ़ा था। अवॉइड करना कंस्ट्रक्टेड आर्टिकल, नी हाई स्टॉक या नी हाई होस, एक ही बात है। नेक्स्ट भाई, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट कॉल ए क्लिनिक एंड टेल ए नर्स दैट शी इज एक्सपीरियंस लेग क्रैम्प्स, लेग्स में क्रैम्प्स हो गया। अवेकन हर नाइट में उठी तो नाइट के अंदर ही ज़्यादातर लेग्स के अंदर क्रैम्प देखने को मिलता है, और काफ मसल्स में होता है ज़्यादातर ये। और तो अगर वो ये हो जाए तो आप क्या करोगे, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। बेंड योर फुट टुवर्ड योर बॉडी while flexing the knee when the leg cramps occur. Bend your foot toward your body, extended the knee when the leg cramps occur. Point your foot away from the body while flexing the knee, or point your foot from your body while extending the knee. तो भाई 2 बातें बोल ली जा रही है इसमें। बैंड कैसे करना है आपने आपके पाँव को, तो 2 ऑप्शन बोल रहे हैं कि टुवार्ड्स योर बॉडी, तो ये टुवार्ड्स योर बॉडी, ये लेग है, इसको अपनी तरफ खींचोगे आप, ये वाला जो कट है, फर्स्ट डोर्सी फ्लेक्शन बोलते हैं इस पॉइंट को, पाँव को अपनी तरफ खींचना। अब इसको आप ये मानो, और ये आगे की तरफ खींचेगा तो इसको बोलते हैं डोर्सी फ्लेक्शन। और अगर नीचे पीछे की तरफ, अभी ये जो पाँव है ये है प्लांटर फ्लेक्शन, नीचे की साइड करना, और ऊपर की साइड करेगा तो डोर्सी फ्लेक्शन। फ्रॉम द बॉडी टुवार्ड्स द बॉडी, और ये ऐसे अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो प्लांटर फ्लेक्शन है ये बॉडी फुट को अवे फ्रॉम द बॉडी किया करता है, जो कि ये आपको दिख रहा है। और अगर ये इस तरफ ले आए तो ये है डोर्सी फ्लेक्शन टुवार्ड्स द बॉडी। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली लेग क्रैम्प्स क्या होता है।
लेग क्रैम्प्स को थोड़ा समझने की कोशिश करो। लेग क्रैम्प्स के अंदर क्या है, ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, मसल छोटी होता है, सिकुड़ जाती है, इसको बोलते हैं लेग क्रैम्प्स। ज़्यादातर काफ मसल्स में आता है, जो लेग की मसल्स है ये वाली, यहाँ पे देखो। अब ये कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो ये मसल्स का साइज कम हो जाएगा। ये इतनी लंबी मसल्स थी, ये खिंच के छोटी हो गई, इतनी रहेगी। अगर आपको इसको वापस इस साइज में लाना है, नॉर्मल साइज में, तो आपको इस लेग को आगे की तरफ खींचना पड़ेगा। जब ये पीछे की साइड खींची, अगर आप इस लेग को आगे की साइड खींचोगे, डोर्सी फ्लेक्शन करोगे, ये बड़ा करोगे, तो ये मसल्स वापस खींच के नीचे आ जाएगी। फिलहाल ये यहाँ तक होती है, लेकिन लेग क्रैम्प में खींच के पीछे हो जाती है। तो आप इस पाँव को आगे की तरफ खींचोगे तो इस तरफ आ जाएगी। लेकिन ये नी है, इस नी को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर आप नी को फोल्ड करोगे, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। तो नी का फ्लेक्शन नहीं करना, नी का एक्सटेंशन करना है। तो नी को एक्सटेंड करके पाँव को अपनी तरफ खींचना, डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ लेग करना पड़ेगा आपको लेग क्रैम्प के अंदर। तो डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट बोल लो आप इसको, डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट करोगे आप किस केस में ड्यूरिंग लेग क्रैम्प्स। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पॉइंट योर बॉडी फुट अवे फ्रॉम योर बॉडी। तो अवे फ्रॉम द बॉडी के जो दो हैं जिनमें हो रहा है प्लांटर फ्लेक्शन, तो ये तो आंसर क्या होगा, गलत, ये आपको नहीं करना। तो आंसर या तो ए में से होगा या बी में से होगा। अब दोबारा पढ़ो इसको, बैंड योर फुट टुवार्ड योर बॉडी, आपने क्या किया, आगे की तरफ किया, तो ये तो करना ही है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, वाइल फ्लेक्सिंग द नी को फ्लेक्स करके, नी को फ्लेक्स करके नहीं करना, नी को एक्सटेंड। अभी ये एक्सटेंड है, अगर ये घुटना मोड़ लेके बैठे तो वो हो जाएगा फ्लेक्शन, फिलहाल ये एक्सटेंशन है। तो भाई एक्सटेंड करके करना होता है आपको, तो राइट आंसर होगा बैंड योर फुट टुवार्ड्स योर बॉडी। इतनी बात तो सही है, मतलब डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ लेग बोल रहे हैं, साथ में वाइल एक्सटेंडेड द नी, एक्सटेंड करना है नी को, हाँ ये करना भाई। तो राइट आंसर क्या होगा, ये। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट वैन नी इज एक्सटेंड, नी इज एक्सटेंड होगी तब डोर्सी फ्लेक्शन कर दो, फुट को आगे की तरफ खींचो, जैसे कि ये दिखा रहा है। ये करना होता है काफ मसल्स के अंदर, अगर पेन हो तो लेग क्रैम्प्स हो जाए तो क्लियर है भाई। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट भाई, एक क्लाइंट clinic nurses provide instruction to a pregnant client regarding measure that assist in elevating heartburn, सीने में जलन हो रही है भाई, ठीक है। ज़्यादातर वॉमिटिंग के कारण आपको देखने को मिलती है, जिसमें एसिड ज़्यादा बनता है तब देखने को मिलती है। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शन, इन चारों में से कौन सी बात सही है। इंडिकेट ए अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शन, जो बात बताई वो समझ गया या समझ गई, जो पेशेंट है वो समझ गया बात को। तो इन चारों में से कौन सी बात सही है हार्ट बर्न के लिए, तो एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो आई शुड अवॉइड बिटवीन मील स्नैक्स, अवॉइड नहीं करना, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, आई शुड लाई, नहीं सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं, आई शुड अवॉइड बिटवीन मील स्नैक्स, हाँ मील स्नैक को अवॉइड करना चाहिए, खाना खाते दौरान स्नैक्स वगैरह को नहीं लेना चाहिए, तो ये चीज़ सही है, ठीक है। आई शुड लाई डाउन फॉर एन आवर आफ्टर ईटिंग, ये पॉइंट गलत है, ठीक है। लाई डाउन नहीं, नीचे की साइड नहीं लेटना खाने के बाद, या तो बैठ सकते हो या खड़े हो जाओ, कुछ भी करो, थोड़ा बहुत चल फिर लो, लेकिन लाई डाउन लेटना नहीं। लेटोगे तो ईजिली डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, एसिड ज़्यादा बनेगा, वही हो रही है प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या है, लंबे टाइम तक लेटते हो, लंबे टाइम तक अगर आप लेटोगे तो फिर खाना ईजिली डाइजेस्ट नहीं होगा, या तो आप बैठो या आप चलो फिरो, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट, आई शुड यूज़ स्पाइसी फॉर कुकिंग रेदर देन यूज़ साल्ट, तो स्पाइसी फूड कुकिंग रेदर देन साल्ट, तो स्पाइसी फूड भी यूज़ नहीं करना, लेटना भी नहीं है, और अवॉइड भी, ये पॉइंट भी गलत है, अवॉइड नहीं करना, खा सकते हो, अवॉइड नहीं करना भाई, खा सकते हो। नेक्स्ट, आई शुड अवॉइड ईटिंग फूड दैट प्रोड्यूस गैस, हाँ भाई ये पॉइंट सही है, सच एज बीन, सम वेजिटेबल्स, फैटी फूड, हाँ भाई डीप फ्राइड चिकन, तो ये ऑप्शन इसका राइट रहेगा कि हाँ भाई आप समझ गए। अगर आप ये बात बोलोगे कि मैं भाई अवॉइड करूँगा जो ऐसे जो फूड है जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, बीन्स
वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, फैटी फूड वगैरह नहीं खाने चाहिए। ये पॉइंट सही है, बाकी सारे पॉइंट गलत रहेंगे इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। A nurse in a healthcare clinic is instructed a pregnant client how to perform kick count. किक काउंट कैसे परफॉर्म किया जाएगा? विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट नीड ए फर्दर इंस्ट्रक्शन? कौन सी बात इनमें से गलत है? नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन का मतलब है इस चारों में से एक बात गलत है, वो आपको ढूंढनी। पहली बात तो ये। चलिए, किसके बारे में? किक काउंट के बारे में। किक काउंट भाई एक नॉर्मल काउंट होता है, फीटल की मूवमेंट होती है। एक बच्चा नॉर्मली 12 घंटे में 10 के आसपास करता है। किक करने के लिए आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, इसी में आ जाएगा। आई विल रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मूवमेंट और किक। हाँ भाई यही होता है, तो ये पॉइंट तो सही है किक काउंट के लिए। आई नीड टू लाई फ्लैट ऑन माई बैक टू परफॉर्म द प्रोसीजर। ये पॉइंट गलत है भाई, आपको बैक नहीं लेटना बिल्कुल। अगर आप फ्लैट लेटते हो तो फ्लैट लेटोगे तो इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? फ्लैट अगर लेटते हो तो वेना कैवा जो है वो बच्चा जो है वो वेना कैवा पे प्रेशर लगेगा और सुपाइन हाइपोटेंसिव वेना कैवा सिंड्रोम हो जाएगा। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को एडवांस उसकी प्रेगनेंसी के अंदर सुपाइन पोजीशन अवॉइडेड होती है, वो नहीं देनी इसलिए। चलो ये पॉइंट गलत है, लेकिन और पॉइंट भी पढ़ेंगे। इफ आई काउंट फ्यूअर देन 10 किक्स इन 12 आवर आई नीड टू कॉन्टेक्ट फिजिशियन। ठीक है, तो बात तो ये सही है। ठीक है, तो सही पॉइंट तो हमने टिक करना ही नहीं है। हाँ भाई 10 से कम होगी तो आपको डॉक्टर को बताना है, इसका मतलब बच्चे में एक्टिव मूवमेंट नहीं है। और आई शुड प्लेस माई हैंड ऑन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माई एब्डोमेन टू कंसनट्रेट ऑन फीटल मूवमेंट टू काउंट किक। हाँ भाई ये पॉइंट भी सही है, ये भी करना होता है, ये भी करना होता है, नंबर ऑफ काउंट करने होते हैं, लेकिन ये नहीं करना होता। आप बैठ के आप नॉर्मली इसको किक काउंट कर सकते हो, लेटना नहीं होता। लेटो क्यों नहीं? अगर लेटते हो तो वेना कैवा कंप्रेस होती है बच्चे के द्वारा और वेना कैवा सिंड्रोम, सुपाइन वेना कैवा सिंड्रोम हो जाएगा। इसको बोलते हैं सुपाइन वेना कैवा सिंड्रोम। तो भाई राइट आंसर रहेगा हमारा बी, इसलिए राइट आंसर बी। नेक्स्ट, हाँ भाई, ए नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ हेमरोइड्स। हेमरोइड्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात चल रही है। एंड क्लाइंट हु इज सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर है। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट ए नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन? हेमरोइड्स के बारे में नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन दोबारा आ गई। गलत बात कौन सी है इन चारों में से? तो आई शुड अवॉइड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। जब स्टूल पास करते दौरान ज़्यादा जोर लगाना, प्रेशर लगाना, स्ट्रेन करना, उसको बोलते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये बात तो सही है, करना चाहिए। आई कैन जेंटली रिप्लेस द हेमरोइड इनटू द रेक्टम। बच्चे इसको क्लिक कर देते हैं कभी कभी कि हाँ भाई ये नहीं करना होता, लेकिन आप ये भी कर सकते हो। हेमरोइड में जो एक्सटर्नल हेमरोइड्स होते हैं उनमें कर सकते हो। आई कैन अप्लाई आइस। हाँ भाई आइस अप्लाई कर सकते हो। आई शुड अप्लाई हीट पैक। हीट पैक नहीं यूज़ करना भाई, वो तो वापस डैमेज करेगा हेमरोइड्स को, तो इसलिए वो यूज़ नहीं करना, तो अवॉइड करना होता है। तो आंसर जाएगा हमारा डी, आंसर रहेगा डी या 4। नेक्स्ट भाई, ए नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन ए प्रेगनेंसी रिगार्डिंग द मेजर असिस्ट ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इनमें से कौन सी बात यूज़ करोगे, कौन सी इंस्ट्रक्शन सही रहेगी? तो अवॉइड वियरिंग ए ब्रा। नहीं भाई ये नहीं कर सकते, ब्रा को ही पहनना बंद कर दो, उससे टेंडरनेस कम नहीं होगी। वॉश द ब्रेस्ट विद वार्म वाटर एंड कीप देन ड्राई। हाँ भाई ये पॉइंट सही है, ड्राई रखना चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट पहले वियर टाइट फिटिंग। टाइट फिटिंग नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं यूज़ करना। पहले ही टेंडरनेस ऊपर से टाइटनेस, टाइट फिटिंग ब्लाउज पहनोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। वॉश द निप्पल एंड एरियोला एरिया विद सोप एंड मसाज द ब्रेस्ट विद लोशन। तो कन्फ्यूजन यहाँ होता है नंबर सेकंड में और नंबर फोर्थ में। 1 और 3 तो सबका क्लियर होता है। तो देखो वॉश करना सारी बात सही है, लेकिन ये जो सोप लिखा हो, साबुन लिखा हो, साबुन से क्लीन नहीं करना होता। क्यों सर? क्योंकि साबुन ड्राई करता है स्किन को, डैमेज करेगा निप्पल को, निप्पल की क्रैकिंग करने के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए आप अवॉइड करोगे इसको।
सो नेगेटिव वर्ड है तो ये हटाओ, ये भी गलत है। अवॉइड नहीं करना होता, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सेकंड भाई, ये है। आप वॉश कर सकते हैं और क्लीन की मतलब ड्राई रख सकते हो, वार्म वाटर से क्लीन करोगे उसके बाद ड्राई रखो। नेक्स्ट, a nurse described cardiovascular system changes occur during pregnancy to the client. Understand that which finding would the normal for the client in a second trimester. सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर इन चारों कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में कौन सा ये नॉर्मल रीडिंग है? सही है, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, ये पूछना चाह रहा। इंक्रीज इन पल्स रेट, हाँ भाई पल्स रेट इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन बीपी, बीपी इंक्रीज नहीं होगा, बीपी या तो नॉर्मल रहेगा, लिटिल बिट डिक्रीज होगा। फ्रिक्वेंट बाउल मूवमेंट, बाउल एनिमिनेशन नॉर्मल नहीं होता, कम होता है। फ्रिक्वेंट का मतलब तो बार बार होना, डिक्रीज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो ये गलत है। ये भी गलत है। डिक्रीज आरबीसी सेल, नहीं भाई आरबीसी सेल डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होती है, ठीक है। करीबन 20 to 30% आरबीसी सेल्स इंक्रीज हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन हार्ट रेट क्या होती है? इंक्रीज। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर होगा फर्स्ट, इंक्रीज होगी हार्ट रेट। कितनी इंक्रीज होगी? करीबन 10 से 15 इंक्रीज होती है। मान लो नॉर्मल 70 चल रही है किसी की, तो 80-85 के आसपास हो जाएगी प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। ताकि हार्ट पंप करेगा तो बच्चे तक ज़्यादा ब्लड पहुँचाए, ये प्रोसीजर इसलिए किया जाता है, इसलिए होती है, कंपनसेट करती है बॉडी। तो बीपी नॉर्मल देखने को, बाउल मूवमेंट फ्रिक्वेंट नहीं होती, कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है फीमेल को, और डिक्रीज नहीं होती आरबीसी, आरबीसी इंक्रीज 20 to 30%। तो ये भी नोट करना बात को, ठीक है। तो ये था हमारा। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल है हमारा, अमित सर नाम, अमित है मेरा नाम। और पीडीएफ अगर आप इसकी चाह रहे हो तो इस नंबर पे 7982994515 पे आप मैसेज करो, आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।